कहते हैं कि अगर मंजिल पाना हो तो ऊंचाई कोई भी हो उसे हासिल करने में आसान तब होता है जब आपकी लक्ष्य दृढ़ एक संकल्प और आपकी अगर चाहत हो तो कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा पंक्ति कहा है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप मेरे बगल में भी देख रहे होंगे एक से बढ़ के एक कई अवार्ड्स मेरे बगल में रखे हुए हैं। यह कोई बड़े नामचीन हस्ती का अवार्ड नहीं है, यह एक साधारण सा महिला है जो मेरे अभी स्टूडियो में मैं आपको अवगत कराऊंगा उनसे कि इन तमाम चीजों को उन्होंने कैसे हासिल किया। मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाता हूं जिन्होंने लगातार अपने संघर्ष से, अपने हुनर के बल पे, अपनी ये यूं कहें कि अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने इतने अवार्ड हासिल किए। इसके बावजूद सिर्फ अवार्ड ही नहीं, इन्होंने अपने कई काव्य को भी लिख डाला है। मैं बात कर रहा हूं पूर्णिया के खुशकीबाग निवासी प्रिया सिन्हा की। वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे ये तमाम कहां से उनको मिला है, किनके हाथ से यह सम्मान उन्हें मिला है, कब से वो काव्य कर रही हैं, कब से उनके द्वारा कविता लिखा जा रहा है। इन तमाम चीजों को हासिल करने में क्या परेशानी उन्होंने चुनौतियों का सामना किया होगा, इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे बात करते हैं। प्रिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येक न्यूज लाइव को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम और साथ में दूसरी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम, जो आप मेरे घर पे आए अपना समय देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। प्रिया जी, ये तमाम जो अवार्ड्स मिले हैं, कई काव्य को आपने लिखा है, कहाँ से ये अवार्ड पहले आपको मिला है, कहाँ से ये आप अवार्ड लिए हुए हैं? जी, ये तो है मेरे शहर से, पूर्णिया से, भागलपुर से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, पटना से, फिलहाल मधेपुरा से, साहिबगंज से, सुपौल से। कितने काव्य अब तक आपने लिखा है, कितने कविताओं को आपने लिखा है? जी, मैं कुल मिलाकर 300 से 400 हिंदी, अंग्रेजी छोटी बड़ी कविताओं को मिलाकर अब तक लिख चुकी हूँ। 300 लगभग। कुल कितने अवार्ड आपने अब तक दिए? जी, आप जो भी अवार्ड्स मुझे मिले हैं, आप मुझे लगता है कि 30-40 प्लस ही हैं, आप देख ही रहे हैं। मुझे कहीं पर भी बुलाया जाता है तो मैं समय निकालकर कोशिश करती हूँ कि मैं जरूर जाऊँ, और कभी कभी मैं नहीं भी जा पाती हूँ, इस बात का मुझे बेहद अफसोस रह जाता है। तो अब तक मैं, आप जो भी देख रहे हैं मेरे सामने वो भी है मेरा सम्मान जो भी मैं हासिल करता हूँ। अब तक जो कविता, इसके साथ साथ कई धनराशि भी आपने अचीव किया है। जी जी, वो धनराशि मुझे मिली है आकाशवाणी की ओर से, जब मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था, और उसके बाद मुझे 2 बार 3 बार मुझे कुछ कविताओं का प्रसारण भी, मेरी कविताओं का प्रसारण भी हुआ था, जिसमें मुझे धनराशि प्राप्त हुई थी आकाशवाणी की। प्रिया जी, ये कहाँ से आपको अब तक अवार्ड मिला है, किन फंक्शन में या कौन सम्मान समारोह में? वो जैसे कला भवन में कभी रंगमंच हो गए, या कोई सम्मान दिवस हो गया। पटना में एक हमारे राजीव रंजन सर है, वो आए दिन उनके जनपदन्यूज.com है, उनका न्यूज चैनल है, उनकी पत्रिका है जनपद न्यूज टुडे, तो उनका वार्षिकोत्सव वगैरह होता है तो मुझे भी आमंत्रित करते हैं। तो उनके द्वारा वो अक्सर बड़े लोगों को भी बुलाते हैं। विजय सिन्हा जी भी आए हुए थे, और MP के वहाँ के मिनिस्टर वो आए थे, तो उनके हाथ से भी मुझे मिला था। और कुछ पूर्णिया में भी जितने बड़े लोग हैं, गिने चुने लोग जो पहचान के नाम चिन्ह, उनके द्वारा भी मुझे सम्मान हासिल। कितने पुस्तकों में आपकी कविताएं फिलहाल पुस्तक में बोला जाए तो एकल काव्य संग्रह तो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मेरा अब आखिरी पड़ाव वही होगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी एकल पुस्तक मेरी हो। फिलहाल मैं 3 पुस्तकों में साझा संकलन कर चुकी हूँ, और कुछ एक मैगजीन है जो कि राजीव सर के हैं, जनपद न्यूज टुडे, और एक है काव्यार्पण है, जो कि बेगूसराय में मुझे बुलाया गया था सम्मान हासिल करने के लिए, और साथ ही मेरी रचना भी प्रकाशित हुई थी, परंतु किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, तो उन्होंने स्वयं मेरे ऑफिस में आकर मुझे मेरे पुस्तकों से सम्मानित किया। एक बड़ा बात जानना है कि ये कविता लिखने की शौक आपको कब से बढ़ गई, या काव्य के प्रति रुचि कब से आपका आया? देखो, अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं एक कलाकार फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ कहती थी, क्योंकि मैं अपने पापा को, पिताजी को तो ज़्यादा
कलाकारी करते हुए नहीं देखा, बट मेरी माँ कहती थी कि वो एक बेहद अच्छा लेखक भी थे और एक चित्रकार भी थे। उनके साथ ही मेरे एक बड़े भाई थे जो कि अभी दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छा गाना गाया करते थे, कविताएं लिखते थे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। और एक और भैया है जो भी फिलहाल है, छोटे भाई हैं जिनका नाम है, वो भी पेंटिंग्स में काफ़ी रुचि रखते थे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों में इस कदर खो गए कि उन्होंने अपने शौक को त्याग दिया। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे ये विरासत में मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इन लोगों को जब भी मैं बचपन में कुछ अच्छा करते लिखते हुए देखती थी, बनाते हुए देखती, तो मेरे मन में भी कभी शौक रुचि जागती थी कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी कुछ अच्छा बनाऊँ। और कोशिश करते करते मैं यूँ कहूँ कि कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था ना, तो मैं यूँ ही पढ़ी थी और काफ़ी न्यूज़ आ रहे थे कारगिल युद्ध को लेकर टीवी में या पेपर्स में, तो मैं काफ़ी चिंतित हो गई थी। और मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, मुझे उतना ज्ञान नहीं था लिखने का कि हाँ कविता कैसे करते हैं, बट हाँ मैंने कोशिश की थी और मैंने एक अच्छी कविता लिख डाली थी कारगिल युद्ध पे। तो बाद में जब मैं स्कूलिंग कंटिन्यू करी तो समय तो कम मिलता था, लेकिन हाँ मैं बीच बीच में समय निकाल कर लिखना जारी रखा। कोई ऐसा कविता जो आपका बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हुआ, लोग उसे चाहे, ऐसा कोई कविता आपको अब तक याद है? जी याद तो बहुत सारी कविताएं रहती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलैरिटी की बात कहूँ तो पागल एक ऐसी कविता है जो कि लोग उसे सुनकर प्रफुल्लित भी होते हैं और पागल भी हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही है उसमें। तो अगर आप ऐसे अक्सर आपकी जो कविताएं होती है किस टॉपिक पे होती है? कोई रोमांटिक या सैड होता है या किसी के प्रति होता है, या कोई कविता ऐसा होता है जो कि किसी घटना होती है तो उसके ऊपर आप लिखते हैं, ऐसा क्या आपको लग रहा है? नहीं, मैं बेसिकली बोलूँ तो ज्यादातर कविताएं मुझ पे भी आधारित करती है। मैं स्वयं को ही टारगेट करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में देखा है, तो मैं दूसरे को टारगेट क्या करूँ, मैं स्वयं ही टारगेट करती हूँ। मतलब यूं कहें कि खुद के क्या कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि खुद एक हम ऐसा प्राणी है या खुद ऐसे इंसान है जो अपने इकलौते गवाह का हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वयं के लिए प्रेरणा हूँ, मैं स्वयं ही प्रेरित हूँ खुद से। तो मैं दूसरे को समर्पित बाद में हूँ, मैं खुद को समर्पित पहले, क्योंकि मैंने आए दिन संघर्षों का सामना किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं जिस संघर्ष के दौर से मैं गुजर रही हूँ, लोग उस चीज़ को समझे, लोग उस चीज़ को जाने और वो भी उस संघर्ष से उभरने की कोशिश करें। तो मैं आए दिन अपने जीवन में जो भी छोटी मोटी घटनाएं घटते रहती हैं, जो कुछ मेरे ऊपर गुजरता है, तो मैं उसको प्रफुल्लित करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही मैं रस पे, प्रेम रस पे, भक्ति रस पे और वीर रस पे कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। आए दिन की घटनाओं को व्यक्त करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी कविताएं मुझसे ही जुड़ी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर सभी के साथ हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो मैं सबको भी ध्यान में रखती हूँ उस कविता का। अच्छा प्रिया जी, कविता के साथ साथ और प्रोफेशन आप क्या कोई काम करते हैं या हाउसवाइफ? नहीं, नो मैं नॉट मैरिड। घर में? जी मेरी अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी आपकी नहीं हुई? जी मैं अभी अनमैरिड हूँ और मैंने इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लिया है, क्योंकि मेरी शादी में भी कहीं ना कहीं मुझे देखा जाए तो ये इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम्स आते रहे हैं। लोगों ने अक्सर कमियाँ देखी है मुझे में, और मुझे इस बात पर कभी कभी बेहद अफसोस होता है कि लोग स्वयं को कभी नहीं देखते हैं, अक्सर दूसरों में कमियाँ ढूंढते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं हो सकता है लोग सही हो, मेरे में कमी हो, तो मैंने अपनी कमियों को एक चैलेंज के तौर पे लिया और उस चीज़ को निकालने के लिए मैं निरंतर मेहनत करती रही। और मैं आज बेहद प्रसन्न हूँ कि मैंने शायद अपने संघर्षों को उजागर किया है अपनी मेहनत की वजह से, और ये उन लोगों के लिए एक समर्पण भी होगा और एक जवाब भी होगा जिन्होंने मुझ में कमियाँ देखी हैं और या फिर जिन्होंने मुझ में खूबियाँ देखी। काव्य के अलावा और क्या प्रोफेशन? हाँ, प्रोफेशन ये है कि मैं फिलहाल अभी महाकाली हुंडई मोटर्स। प्रिया जी, क्या काव्य के साथ साथ और क्या कोई प्रोफेशनल वर्क है आपका? जी मैं एक प्रोफेशनल गर्ल भी हूँ, एक वर्किंग गर्ल हूँ जो कि महाकाली हुंडई में, जो कि गुलाबाग में मैं वहाँ पे एज ए DAC या DCC यानी डिजिटल सेल्स एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आप बोल सकते हैं, मैं उसके पद पे लगभग 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। अच्छा प्रिया जी, काम के साथ साथ वक्त कब मिल जाता है आपको ये कविता लिखने का? या जी ख्याल कब आता है? क्या कार्यालय में बैठ के आप कविता याद करते रहते हैं या घर पे? नहीं जी मैं ये राज क्या है? हाँ, ये राज ये है कि मैं आप सभी के समक्ष ये कहूँगी कि मैं अपने वर्क के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ मैं अपना 100% दूँ, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे मेरा पर्सनल वर्क हो, जो भी हो। तो मैं अपने काम के साथ कोई भी रंगाबाजी में नहीं करती। मैं क्योंकि मैंने देखा है कि आपके काम के साथ आप अपने जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपने एक कविता लिखा और तमाम स्टाफ का उसमें आपने जिक्र किया, यहाँ तक कि
वो वीडियो काफी आपका वायरल भी हुआ है, जिसमें कि जो 4th ग्रेड में कार्यालय में काम करती हैं महिला, उन पे भी आपने उनका चर्चा किया है। तो मैं इस कदर से मेरे अंदर ये है ना कि मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं 100% देती हूँ और फुल्ली डेडिकेटेड हो जाती हूँ। तो मैं जब मैं ऑफिस में जो 10 से 6 का जो टाइम होता है ना, वो मेरा ऑफिशियल टाइम होता है। और उस समय मैं, आप मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पे नहीं, आप मुझे एक प्रोफेशनल वर्किंग गर्ल के तौर पे आप देखेंगे। आप कभी जब आएंगे तो आप मुझे देखेंगे, आप मुझे कह ही नहीं सकते कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आप मुझे उस टाइम ये फील करेंगे कि मैं एक प्रोफेशनल गर्ल हूँ, मैं एक वर्किंग गर्ल हूँ, और मैं फुल्ली डेडिकेटेड होती हूँ अपने वर्कर्स के प्रति भी और अपने वर्क के प्रति भी। तो मैं इसे 100% निभाती हूँ। और मैं जैसे ही वहाँ से छूटती हूँ, मैं जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ 10 से 6, मुझे घर वाले भी नहीं पहचान पाते कि मैं घर में भी हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल में इसको खो जाती हूँ। मुझे कुछ न्यू लिखने का, मुझे एडिटिंग का बहुत शौक है। मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, मैं राइटिंग करती हूँ, और मैं लगभग यूँ कहूँ तो कभी कभी मैं 2 से 3 बजे रात तक लगी रहती हूँ। मेरे अंदर इस तरह का जुनून होता है कि जब तक मैं अपने वर्क को पूरा नहीं कर लेती हूँ, मैं सोना भी पसंद नहीं करती हूँ। आप क्या मानती हैं, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन, किनको देख के आप लिखने की आपके अंदर कला जग गई? मैं बोलूँ तो मैं इस पे 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। हाँ, बताइए। कि कभी कुछ मन के जज्बात सिखा जाते हैं, कभी कुछ मन के जज्बात सिखा जाते हैं, कभी कुछ जीवन के ख्यालात सिखा जाते हैं। हर हुनर किसी संस्था में सिखाई नहीं जाती, हर हुनर किसी संस्था में सिखाई नहीं जाती। कभी जीवन के कुछ सख्त हालात सिखा जाते हैं, कभी जीवन के कुछ सख्त हालात सिखा जाते हैं। तो स्वयं के लिए ही मैं एक प्रेरणा हूँ। मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं आई कि मेरा कहीं भी निकलना मुश्किल हो गया। मतलब यूं कह सकते हैं कि आप खुद जब ठोकर खाती है तो उस चीज पे आप चाहते हैं? जी, अक्सर ये होता है कि जब हम, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ठोकर खाते हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन मैं हूँ कि मैं ठोकर खाकर और भी निखर गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो ठोकर मुझे शक्ति देती है कहीं ना कहीं खुद को संवारने के लिए, खुद को निखारने के लिए। तो मैं हिम्मत। एक और सवाल है, कई बड़े नामचीन हस्तियों से आपको सम्मान दिया गया है, कितने लोगों से आपने मिला है, कई बड़े स्थानों पे आपको बड़े लोगों से मुलाकात हुई है या बड़े हस्तियों के हाथों से सम्मान होने का मौका मिला है? जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो मैं अभी बता ही चुकी हूँ कि कुछ MLAs रहे हैं, कुछ जो मतलब इनवाइट करते हैं, उनको ओनर रह चुके हैं, पत्रिकाओं के ओनर होते हैं, या फिर कभी उनका चैनल चल रहा होता है उनके द्वारा होता है, कभी MLAs आते हैं, कभी कहीं के चीफ मिनिस्टर्स आते हैं। क्या सारा अवार्ड आपका बिहार है या बिहार से बाहर बाहर भी मैं गई हूँ? मैं दिल्ली, मेरा फर्स्ट अवार्ड दिल्ली ही था, बट बाय मिस्टेक मुझे आज भी उस बात का बेहद अफसोस है कि ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो पाने की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाई थी, जो कि बिहार गौरव सम्मान मुझे राजीव रंजन जी द्वारा दिया जाना था। और मैं, अफसोस है मुझे इस बात का बेहद आज भी, जो मेरा पहला अवार्ड था और मैं वहाँ पे नहीं जा पाई थी दिल्ली में करने की। तो खैर दोबारा फिर मुझे मौका मिला, मैं दिल्ली गई थी। मैंने एक बुक भी छपा था वहाँ से, गुलनार, और मुझे सुना है आपने, तो मैं वहाँ दिल्ली गई, फिर गाजियाबाद में 2021 में। तो उस तरह 8 मार्च को महिला दिवस भी है, इस पे आप क्या कहेंगी? बिना यूं कहें कि आपके ऊपर छत्र छाया किनका है, कौन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, या परिवार में किन लोग को सबसे ज्यादा समर्थन आपको मिल रहा है इन तमाम चीजों में बढ़ावा देने में? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर ऊपर वाले का आपके ऊपर हाथ है ना, तो फिर आपको किसी के हाथ की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऊपर वाले सरस्वती माँ का अगर आपको साक्षात आशीर्वाद मिल गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी और की भी आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साक्षात सरस्वती माँ मुझे आशीर्वाद देती है, नए कुछ लिखने को प्रेरित करती है, और एक नारी होने के वजह से मैं खुद को सशक्त महसूस करती हूँ और लिख पाती हूँ। हालांकि इस क्षेत्र में मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं भी मिला है, बहुत लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये कविता क्या है। उससे लोग हंसी मजाक में उड़ा जाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा, आपने क्या, लेकिन कविता वही है जो कम शब्दों में अपने मन की बात को कह दे। तो मैं इसी संदर्भ में 4 पंक्ति कहूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नारी दिवस आ रहा है। बहुत से लोग अभी भी, जबकि हम लोग 2025 में चल रहे हैं, फिर भी नारियों के प्रति अभी भी लोगों की वही धारणा कि कमजोर है, अबला है, ये है। तो मैं मुझे ये सुनकर बेहद अफसोस होता है कि लोग कह रहे हैं कि नया जमाना आ गया है, मॉडर्न जमाना। क्या सिर्फ ड्रेस चेंज करने से, मॉडर्न कपड़े पहनने से हम मॉडर्न नहीं कहते हैं? नहीं, हमारी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। आजकल हर लड़की हर लड़के से कंधे मिलाकर चल रही है, जॉब कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे। तो उनके लिए 4 पंक्ति मैं यही करना चाहूँगी कि नारी कहती है अपनी सभी सखियों से, कि नारी कहती है अपनी सभी सखियों से, नारी
अब मैं कमजोर ना रही, नारी अब मैं कमजोर ना रही, काट सके जो मेरे हौसले के डोर को, मैं ऐसी कच्ची डोर ना रही, काट सके जो मेरे हौसले की डोर को, मैं वो कच्ची डोर ना रही। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी नारियों से कि खुद को कमजोर बिल्कुल ना समझे, कि खुद को कमतर बिल्कुल ना आके, खुद को डरा हुआ सहमा हुआ बिल्कुल महसूस न करें, बिल्कुल आत्मसम्मान के साथ अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़े। प्रिया जी, आखिरी सवाल है कि जो महिला अब तक घर में, या जो लड़की आपकी तरह अगर कोई लड़कियां हैं जो लिखना चाहती है या उभर के जिंदगी खुल के जीना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं गार्जियन का दबाव है, समाज का दबाव है कि बेटियां आज ये नहीं करती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको आप कैसे प्रेरणा देंगे कि वो भी खुल के इस तरह दुनिया में जिए, और बेहतर अगर उनके अंदर कोई कला है तो वो भी उस कला को प्रदर्शित करते रहे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं कहना चाहूँगी कि आजकल की लड़कियों को मैं कुछ देखती हूँ कि या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रही हैं या अंडर कॉन्फिडेंस हो जा रही हैं। कभी कभी फैमिली वालों का अभी भी दबाव है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, और या तो बस पढ़ाई ही एकमात्र साधन है। ऐसा नहीं है। आज के डेट में हम इस कलयुग में जी रहे हैं कि हमारे पास लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम उस अपॉर्चुनिटीज को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या क्षमता है, पहले हम उस चीज़ को आते हैं। अगर हमें डांसिंग आ रही है, हमें सिंगिंग आती है, हमें म्यूजिक में शौक है, हमें कुकिंग में शौक है, हमें पेंटिंग में शौक है, हमें राइटिंग में शौक है, हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज है हम उस चीज़ को उभार सकते हैं, उस चीज़ को उभार सकते हैं, उस चीज़ को हमें उभार जाए, या फिर हम कुछ गलत रास्ते पे चले जाए। बहुत से लड़कियाँ अपने ब्यूटी पे ओनली ध्यान देती हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सुंदर होना, अच्छा होना, खूबसूरत होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मन की खूबसूरती सबसे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर मन की खूबसूरती है, आप अपने अंदर जो भी गुण है उस चीज़ को आप उभारें, ताकि आप भी आगे जा सकें और आपको फिर कोई रोकने वाला ना है। प्रिया जी, कुछ लड़कियां हैं या कुछ महिलाएं हैं जो अगर भविष्य में आपसे कोई सपोर्ट लेना चाहती है, या उन्हें भी खुल के जीना है, अगर उनकी कोई कविताएं हैं, या अगर वो उनके अंदर कोई कला है, तो उनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? मैं उनको कहते हैं ना कि आप किसी को 2 रुपये देकर उसको सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं उनको अच्छी ज्ञान देकर सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि किसी के अंदर पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर आजकल सकारात्मक सोच नहीं है। हम लोग बस आए दिन जो देखते हैं वो करते हैं, सब ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा कर लूँ, गलत रास्ते जा रहा है तो मैं भी चली जाऊँ, ऐसा नहीं। हमें एक सही राह दिखाने वाला भी मार्गदर्शन देने वाले मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने शब्दों से पहले उनका मार्गदर्शन करूँ, उन्हें सही रास्ता दिखाऊँ, उन्हें सही राह पर लाऊँ, फिर उनके अंदर जो भी गुण है ताकि उसको उभार सकें। प्रिया जी, भविष्य आपका क्या चाहते हैं? भविष्य में आप और आगे क्या लक्ष्य है आपकी? कुछ ऐसा आपने थिंकिंग कर रखा है? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि मैं अब तक 2000 से जो मैं लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं और मैं काफ़ी संघर्षशील रही हूँ, और लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया है, मुझे ये भी कहा है कि लिखने से कुछ नहीं होता है, पेंटिंग बनाने से कुछ नहीं होता है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर इंसान चाह जाए तो चाहने से बहुत कुछ होता है। उसके लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष और आपका सब्र होना चाहिए, तो आप अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं। और मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मैं यूँ ही निरंतर बढ़ती जाऊँ और अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा दूर चलकर ना जा पाऊँ, लेकिन मेरे शब्द हैं जो हर जगह पहुंच जाएंगे। और आजकल ऑनलाइन का माध्यम है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शब्द जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, सकारात्मक विचार पहुंच पाएँ, ताकि उनके मन में जो भी गलत विचार चल रहे हैं उसको वो स्किप करें, उसको वो बाहर निकाल कर कुछ अच्छी पॉजिटिविटी को अपने अंदर ला पाएँ। प्रिया जी, किन किन चुनौतियों का सामना अब तक आपको करना पड़ा है? इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के बावजूद भी आगे बढ़ने में कई विघ्न बाधाएं आए होंगे, उन्हें आप कैसे हंसते हुए निकालें? बिल्कुल चुनौती ही है, ये एक चैलेंज ही है। मेरे पास मेरे स्कूल टाइम से ही मैं चैलेंज फेस कर रही हूँ। मेरे घर से जॉब की कोई अलाउंस नहीं थी कि जॉब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या जॉब करना है, घर में रहना है। और मैंने एक मतलब जो लोग कहते हैं कि करने वाले घर बैठ के करते हैं, तो मेरे लिए ये वर्ड ना चैलेंज बन गया था। तो मेरे पर रिस्ट्रिक्शन कुछ होते हैं ना कि एक गार्जियन लड़की को लेकर, मैं गार्जियन को दोष नहीं दे रही हूँ। आजकल का परिवेश ऐसा है कि मैं ही क्या, अगर मैं भी उस जगह पे आ जाऊँ, मैं भी गार्जियन बन जाऊँ, तो कल को मैं भी अपने बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं भी थोड़ी सी चिंतित जरूर होंगी। तो मैं भी चाहूँगी कि वो घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रुकावट भी डालती है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में आए दिन उतार चढ़ाव आते हैं, शादी विवाह में प्रॉब्लम आती है,
नौकरी नहीं हो पाती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने भी झेला और मुझे बीइंग एज अ गर्ल ये सुनने को मिला है कि करने वाले घर बैठ के कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे हेल्प कर गई और मैंने इस चीज़ों को गलत वे में नहीं लिया, मैंने इस चीज़ को चैलेंज में लिया कि चलो ठीक है, मुझे भी अपनी फैमिली को सम्मान देते हुए मैं सोची कि चलो घर बैठ के ही कुछ करते हैं। तो मेरे पास एक सिस्टम हुआ करता था, मेरे भैया ने मुझे लैपटॉप दिया था, मैं उस पर आए दिन पेंटिंग्स बनाया करती थी, टाइम निकाल कर मैं कविताएँ लिखती थी और इस तरह मैं जुड़ती चली गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना गुजर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्ति मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते कि हिम्मत नहीं हारनी अभी है मुझे, हिम्मत अभी हारनी नहीं है मुझे, सभी को कुछ कर दिखाना है मुझे, ये मंजिल तो मेरी राहें है देख रही, वहाँ खुद ही चलकर जाना है मुझे, वहाँ खुद ही चलकर जाना है मुझे। तो प्रिया सिन्हा को दीजिए इजाजत आज के लिए नहीं। अभी आपने सुना हमारे साथ प्रिया सिन्हा जी थी जो खुशकीबाग पूर्णिया की रहने वाली हैं और ये अपने कम उम्र में अनमैरिड रहते हुए भी इन्होंने अब तक लगभग 49 ऐसे स्थानों पे सम्मान हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य कई स्थानों पे भी इन्हें सम्मानित होने का मौका मिला। अगर हम यूं कहें कि लगभग 70 से 75 अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं और इनके काबिलियत और इनके हुनर पे लगभग यूं कहें कि अलग अलग जगह पे, बिहार ही नहीं बिहार के बाहर में इन्होंने सम्मान होने का इन्हें मौका मिला है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम लड़कियों को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई हुनर है, अगर आपके भी अंदर कोई काबिलियत है तो आप खुल के जिंदगी जिए और खुल के आप भी लिखें। अगर आपको जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, चाहे वो काव्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य कार्य के क्षेत्र में भी हो, तो आप खुल के रहें और मैं प्रत्येक न्यूज आपको हमेशा प्रमोट करूंगा और आपको हमेशा जनता से रूबरू करवाऊंगा। उन तमाम महिलाओं को मैं एकदम क्लियर कर दूं कि आप अगर लिखना चाहते हैं या अगर आपके अंदर हुनर है, कला है, तो आप खुल के दुनिया जिए। कोई रेजिस्ट्रेक्शन नहीं है या कोई बंदिश नहीं है जिंदगी में कि नहीं आपको घर में ही रहना। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप खुल के अपनी जिंदगी को जिए। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रत्येक न्यूज के लिए पूर्णिया से कुमार ध्रुव।